अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक एक्स रेज, जिसको रॉन्जन रेज का नाम भी देते हैं। तो 1895 में रॉन्जन नामी साइंटिस्ट ने एक चीज डिस्कवर की कि उन्होंने बेटा हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल, हैवी मेटल्स जैसे कि मॉलिब्डेनम, ऑस्मियम, ये हैवी मेटल्स कराते हैं, इवन टंगस्टन। तो जैसा कि आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुई, प्रोटॉन किस तरह से हुई और न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर किए गए। 1895 तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल चुका था। 1895 में रॉन्जन नामी साइंटिस्ट ने काम ये किया कि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल, जो कॉनकेव स्टाइल की मेटल थी, उस पर उन्होंने टारगेट किया, उसको हिट किया। तो जब इलेक्ट्रॉन जाकर कैथोड से निकलकर एनोड टारगेट पे जाकर टकराए, तो वहां से अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन वेवलेंथ वाली कुछ रेज इमिट हुई। और चूंकि हमें इनके बारे में उस वक्त भी पता नहीं था, तो लिहाजा, और आज भी इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, तो लिहाजा इनको नाम दे दिया एक्स रेज, यानी नामालूम रेज। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन 1895 रॉन्जन डिस्कवर्ड दैट व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वर डायरेक्टेड, मींस बम्बार्डमेंट की गई है, अ मेटल टारगेट, highly penetrating kind of radiations were emitted called X-rays, because their origin was not understood, nor was it known how to measure their wavelength exactly. इसलिए हमें इस बात का इल्म नहीं हुआ कि हमने काम कि इसलिए इनको कि इनकी वेवलेंथ का पता नहीं था, इसलिए बेटा इनको नाम दे दिया गया क्या। बेटा अभी मैंने आपसे बात की कि एक्स रेज यानी रॉन्जन रेज को एक्स रेज का नाम क्यों दिया गया और ये काम कैसे किया गया। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। बेटा याद रखिएगा, मैंने इस चैप्टर में आपसे एक बात भी की थी कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। हमने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में देखा था कि वायलेट का बेटा वेवलेंथ छोटा था तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. The frequency of the X-rays depends on the material used as the anode. तो हम जो एनोड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मटेरियल के बदलने से एक्स-रेज की वेवलेंथ या उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. The frequency of the X-rays depends on the material used as the anode. MCQ के लिए आपको ये एक चीज मिल गई कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज एज द एनोड। अच्छा, अब इसमें क्या चेंजेस आती हैं, आइए जरा इन चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। 1913 में मोज़ले नामी साइंटिस्ट ने इस बात की स्टडी की कि एक्स रेज जो प्रोड्यूस होती हैं, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती चली जाती है, और जैसे जैसे एनोड का मटेरियल चेंज करेंगे, एक्स रेज की वेवलेंथ में तब्दीली आ जाएगी। तो एक और एमसीक्यू आपके सामने मौजूद है। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इमिटेड इज डिक्रीज्ड रेगुलरली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी। बेटा जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो 1 लैम्डा का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Z जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बड़ी होगी। Z जितना बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ में कमी आ जाएगी। तो एक और एमसीक्यू, द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज इमिटेड इज डिक्रीज्ड रेगुलरली with increasing atomic mass और atomic number. एटॉमिक नंबर के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मगर वेवलेंथ में कमी आती चली जाती है। फिर इस बात की मजीद वजाहत मोज़ले ने की थी कि पॉजिटिव चार्ज दरअसल एटॉमिक नंबर को कहते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और एटम का साइज बड़ा होता रहेगा। तो जब एटम का साइज बड़ा होता है तो वेवलेंथ में कमी आ जाएगी, लेकिन उसका एडवांटेज फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से मिलता चला जाता है। तो इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन्ड इन द एटम। और ये काम आप लोगों ने कई बार सुन रखा है, पढ़ रखा है कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, उन प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर का नाम देते हो, और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखिएगा कि एलिमेंट किसी भी तौर पर शनाख्त के लिए उसका एटॉमिक नंबर तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, मगर एटॉमिक मास इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक से ज्यादा एटम्स के एटॉमिक मासेस सेम हो सकते हैं, मगर ये नामुमकिन है कि डिफरेंट एटम्स हों और उनके एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लिहाजा अब जरा आप लोग एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आपने इसको देखना है कि किस तरीके से ये चीज डिस्कवर की गई, एक्सरेज कैसे हासिल हुई। तो 1895 में रॉन्जन नामी साइंटिस्ट ने किस तरह से एक्सरेज डिस्कवर की थी, जरा इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर कैथोड है और ये जो बेटा गोल्डन जैसे कलर का मॉलिब्डेनम, ये एनोड है। लिहाजा आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने जब टारगेट किया एनोड के ऊपर, ये मेरे राइट हैंड साइड पर एनोड है गोल्डन कलर, और ये व्हाइट कलर का सिल्वर व्हाइट कैथोड है। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन का, और जब इलेक्ट्रॉन बेटा इस टारगेट प्लेट से, जिसको कोलाइज ट्यूब का नाम दे रहे हैं, इस कोलाइज ट्यूब के ऊपर जाकर एनोड से जाकर टकरा रहे हैं। ठीक है, ये कैथोड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है और मेरा एनोड मेरे राइट हैंड साइड पर है, जो मॉलिब्डेनम मटेरियल का बनाया गया। तो यू बेटा सी ये हमारा सोर्स है और टी हमारा टारगेट है। सोर्स से निकलने वाले हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाकर टकरा रहे हैं एनोड पर। एनोड से टकराने पर ये एक्स रेज डिस्कवर हो जाएंगी, एक्स रेज यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। अभी आप इसको देख लीजिए कि किस तरीके से ये एक्स टारगेट से निकलने वाली रेज यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जाकर बेटा टारगेट से टकराएंगे, यानी मॉलिब्डेनम एनोड से, और फिर अननोन वेवलेंथ वाली हमें एक्स रेज हासिल हो जाती है। ये टकराया टारगेट से, और टकराने के बाद बेटा ये जो निकल रही है बैटरी व्यू बताया गया, ये आपकी एक्स रेज कंसीडर की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मटेरियल बदल जाएगा तो एक्स रेज की नौयत बदल जाएगी। मटेरियल चेंज होने के साथ साथ एक चीज का ख्याल रखें, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, मास नंबर के बढ़ने से निकलने वाली एक्स रेज की वेवलेंथ कम हो जाएगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा, वेवलेंथ में कमी आ जाएगी, और जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो याद रखिएगा कि वेवलेंथ के कम होने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मैं ओपन कर रहा हूं, अब जरा मुझे बता दीजिएगा कि क्या कंडीशन आ रही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत नामी साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन से मुतालिक कुछ बातें डिस्कस की। हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने की वजह, उसका एक ऑर्बिट होता है, सिंगल सा इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में, और उसके न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटॉन मौजूद है। देखिए, किसी भी एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं न्यूक्लियस और दूसरे को नाम दिया जाता है ऑर्बिट। आप लोग फिजिक्स में ये बात पढ़कर आए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर दो तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं। एक तो वो जो न्यूक्लियस अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसे आप और हम नाम देंगे सेंट्रीपीटल फोर्स, एफसी। सेंट्रीपीटल मरकज की जानिब खींचने वाली, और इलेक्ट्रॉन तेजी से रोटेशन, गर्दिश अंजाम दे रहा है अपनी वेलोसिटी और अपने मास की वजह से मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, और इसलिए वो आर रेडियस के फासले पर मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन हरकत नहीं करेगा तो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन की इस मूवमेंट की वजह से एक फोर्स अमल करती है, उसका नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एफ एफ को हम या सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे, और एफ सी को नाम देंगे सेंट्रीपीटल फोर्स। तो सेंट्रीपीटल का मतलब है मरकज की जानिब खींचने वाली, और एफ एफ का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मरकज से दूर हटाने वाली। तो बेटा कूलम्स लॉ आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था फिजिक्स में, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास भी दो तरह के चार्जेस हैं, एक है ZE यानी कि प्रोटॉन, प्लस E माइनस का चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे प्लस नहीं है, ZE। तो ZE कहते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो लिहाजा ZE और E माइनस आर स्क्वायर, ये आएगी सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल। अब जरा देखेंगे एफ एफ का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन ना तो न्यूक्लियस में जाकर गिर रहा है, ना ही बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है, बल्कि दोनों एक मखसूस फासले पर रहते हुए गर्दिश अंजाम दे रहे हैं, रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो बेटा अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मरकज से दूर हटाने वाली फोर्स और सेंट्रीपीटल फोर्स मरकज की जानिब खींचने वाली फोर्सेस दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अभी आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, एफ एफ का फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीपीटल का फॉर्मूला था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने इसको स्क्वायर क्यों बना दिया ये भी सुन लीजिए। देखिए, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, मिकदार बराबर है। नेचर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा, मगर मैग्नीट्यूड होती है 1.602 10 पावर माइनस का 19 कूलम। लिहाजा चूंकि दोनों के चार्जेस की अमाउंट एक जैसी है तो हमने ई और ई को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा हमने यहाँ से r को कैंसिल कर दिया है, देखो इस r से r का स्क्वायर कैंसिल कर दिया, r बचा, तो r को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, ये आ गया। मेरे राइट हैंड साइड पर क्या चीज मौजूद है, जेड ई स्क्वायर, और ये एम बी स्क्वायर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर आ गया। ये कहलाई तुम्हारी मेरी इक्वेशन नंबर 3। r बराबर है, r का मतलब है रेडियस, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। मगर आप और हम एक बात जानते हैं, अभी मैंने आपको हवाला दिया था कि बॉहर का कहना यह है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब बेटा एक बात सुन लो, देखिए मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मुझे चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता है, मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मगर आप और हम नहीं जानते कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कि अपने कितने फासले पर न्यूक्लियस से दूर है। तो मैं यहाँ v की जगह, इस वाली v की जगह पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। और अब देखो बताओ, मैंने यहाँ v को अकेला छोड़ दिया तो m और r यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आकर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब जरा सुनो, एन एच अपॉन 2 पाई ऑलरेडी मौजूद है, एन एच अपॉन 2 पाई मौजूद है, और ये m और ये r ऊपर से लेकर नीचे आकर डिवाइड हो गए, तो अब फॉर्मूला बन गया एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। और अब मुझे बताइए आपके मेरे फॉर्मूले में v है या v का स्क्वायर है, फिर देख लो आपके फॉर्मूले मौजूद है जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, तो v बराबर हो गया किसके, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। तो v स्क्वायर किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, लिहाजा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। एक बार फिर सुन लो कि मैं और आप इसको कहां से लेकर चल रहे हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए, जिसको हम नाम देते हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी का नाम भी दिया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जेड ई डॉट ई, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है और ई का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन है, जेड ई प्रोटॉन और ई इलेक्ट्रॉन। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं तो इलेक्ट्रॉन ना तो पुल आउट किया जा सकता है, ना पुश आउट किया जा सकता है, ना तो खींच सकते हैं, ना उसको धकेल सकते हैं, वो इक्वल वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एफ एफ बराबर है एफ सी के, एफ एफ था बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जबकि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। जब हमने यहाँ से आर को कैंसिल किया तो एक आर बचा, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर को वहां ले गए तो नीचे लेकर आ गए, फॉर्मूला क्या बन गया, रेडियस का जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। अब बेटा फिर हमने कहा कि बोहर्स का मॉडल ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो लिहाजा जब यहाँ से v को अलग किया तो फॉर्मूला बन गया एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। v का जब हमने स्क्वायर किया, जो कि फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है v, ये रहा v स्क्वायर, तो लिहाजा v स्क्वायर करेंगे तो हर चीज पे स्क्वायर लग गया, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर, m स्क्वायर और r स्क्वायर। अब बेटा हमने v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, वैल्यू को शामिल कर रहा हूं। जबकि थर्ड इक्वेशन क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर मौजूद था जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम के साथ, बेटा v का जो स्क्वायर था उस v के स्क्वायर के साथ मैंने ये सब जगह चीजें डाल दी। देखिए ये वाला m ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला m ऑलरेडी मौजूद है, कहां पर मौजूद है बेटा, ये यहाँ पर मौजूद है, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम एस के साथ नहीं है m, ये वाला m। हमने v स्क्वायर की जगह पर वैल्यू शामिल करनी है, कौन सी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। लीजिए फिर फॉर्मूला देख लो, जेड ई का स्क्वायर हो गया,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, बेटा ये बी स्क्वायर की जगह पर रखा गया और यहाँ पर एम मौजूद है। अब हम इन चीजों को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं जरा देखिएगा। अब तुम्हारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, जेड की स्क्वायर पहले से मौजूद है। देखो यहाँ का जो एम था और ये एम स्क्वायर में पूरा फैक्टर ऊपर ले गया। पूरा फैक्टर क्या है, डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड है, एम देखो ये लिखा हुआ डॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या आ गया तुम्हारे पास। अब देखिए मैं इसमें क्या चीज कैंसिल कर रहा हूं, बेटा हमने यहाँ पर कैंसिल किया, यहाँ पर यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा अब आप जरा इसको यूं भी समझ लीजिए, हमने इसको कैंसिल करने से पहले आपको समझाने के लिए एक और काम किया है। वो काम क्या है, हमने पहले इनको इक्वल लेटरल पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेटा ये रहा, r मेरे लेफ्ट हैंड पे ये है, m n स्क्वायर एच स्क्वायर ये आ गया आर एम डॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जबकि राइट हैंड साइड पर क्या है, सेट ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब बेटा आप और मैं इसको कैंसिल कर रहे हैं। कैसे कैंसिल कर रहे हैं देख लो, यहां से कट गया ये m का स्क्वायर, इसके बदले बेटा यहां पर कैंसिल हो गया क्या, m यहां से कट गया। अब देखो रेडियस r ये तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यहां पर से अब तुमने क्या काम किया, यहां से r स्क्वायर कैंसिल कर दिया, r स्क्वायर कैंसिल, बेटा इसके साथ क्या चीज कट जाएगी, यहाँ से ये r भी कैंसिल हो गया, तो वो r कट गया m कट गया। अब मुझे बताओ तुम्हारे राइट हैंड साइड पर क्या बच रहा है, r m पाई स्क्वायर 4 और z e का स्क्वायर बाकी बच रहा है। ऐसे ही है, लीजिए अब आपने इनकी जगहें तब्दील कर दी, ये राइट हैंड साइड वाला r ये रहा, ये राइट हैंड साइड वाला r ये रहा। अब बेटा सारी चीजें जगहें तब्दील कर रहा हूँ, कैसे तब्दील कर रहा हूँ देखो, तुम्हारे उल्टे हाथ पर क्या मौजूद है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया ऊपर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब जेड ई स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में जा रहा है, जेड ई स्क्वायर 4 बेटा ये रहा, पाई ये रहा और m एक बाकी बच रहा है। इस तरीके से आपने इन तमाम चीजों को कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास एक और इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन में आपको रेडियस मालूम करने का फायदा क्या होगा, इसमें से वेलोसिटी निकल गई। n का मतलब बच्चों शेल नंबर है, h का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 10 पावर माइनस का 34 जूल या माइनस का 28 अर्थ इनटू सेकंड था। n एक कांस्टेंट नंबर है, शेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, h इज द प्लांक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट और z का मतलब बेटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यूज है। अब आपके पास फॉर्मूले में वैल्यूज मैंने शामिल की, अब वो वैल्यूज क्या हैं जरा देख लो। h is the Planck's constant 6.625 10 पावर माइनस का 27 अर्थ इनटू सेकंड है, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 पावर माइनस का 28 ग्राम है। मैंने कूलम के बजाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है, ESU में मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम जब CGS सिस्टम में ले रहे हैं मास ग्राम में आ गया, बेटा जूल के बजाय एनर्जी अर्थ में आ गई और फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कूलम के बजाय ESU में आ गया। तो बेटा जहां जहां ये E आया है वहां पर हमने 4.804 ZE स्क्वायर की जगह पर ये लिखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 पावर माइनस का 28 और H प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 10 पावर माइनस का 27 अर्थ इनटू सेकंड। अब बच्चों जब आपने तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर, याद रहे n कहाँ गया, n की जगह पर 1 इस्तेमाल किया, 1 शेल। तो बेटा आपने और मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, आपने मैंने क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वहां पर आपने मैंने 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम की चीज इस्तेमाल की थी। और फिर अगर तुम लोगों को याद दिलाऊं तो आपने मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था ए नॉट बराबर था बेटा n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम। डिग्री एंगस्ट्रॉम की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 10 पावर माइनस का 10 मीटर, ये
डिग्री एंगस्ट्रॉम की बात आ गई। n का स्क्वायर मीन शेल नंबर है और a एप्सिलॉन ये आपके पास a नॉट के बराबर था। तो इस तरह ये फॉर्मूला आप लोगों ने काम किया था, जिसके जरिए आप और हम ने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, तो ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने की आपने कोशिश की थी। और दूसरी बात याद रखो 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 के साथ साथ एक और चीज के बराबर होती है, और वो किसके बराबर है ये भी लिख देते हैं ताकि हम, और आप इस चीज को याद रखिए, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिहाजा अगर मैं डिग्री एंगस्ट्रॉम को 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम, तब भी बात वही है 10 पावर -10 मीटर कहें डिग्री एंगस्ट्रॉम की जगह, या फिर 10 पावर -8 सेंटीमीटर कहें, ये सब बातें एक ही कंसीडर की जाएंगी। लिहाजा आप लोगों ने यहाँ पर रेडियस इक्वेशन से मुतालिक बात की, और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग क्लास में डिस्कस हम कर चुके हैं। ये इक्वेशन कहलाती है रेडियस इक्वेशन। नॉर्मली इसकी डेरिवेशन सिलेबस में पूछी नहीं जाती, मगर चूंकि इस दफा एमसीक्यूज की तादाद ज्यादा होगी, थ्योरी क्वेश्चन कम होंगे, एमसीक्यूज की कंसीडरेशन में ये चीज पूछी जा सकती है।